बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इस सेगमेंट में हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस पे बात करेंगे। हालांकि बहुत आसान टॉपिक है, तो पहले इसको थोड़ा रिव्यू ले लेते हैं और फिर एमसीक्यूज पे डिस्कशन करते हैं। अच्छा, ये जो लॉज ऑफ मोशंस के एमसीक्यूज होते हैं ना, वो भी बड़े लॉजिकल और जबरदस्त होते हैं। मतलब जो फोर्स और मोशंस के जो एमसीक्यूज होते हैं वो बाकी सिलेबस के मुकाबले में अच्छा खासा लॉजिकल होता है। खैर वो सॉल्व करेंगे तो देखेंगे। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। मोशन का वर्ड क्लियर है। मोशन का मतलब है कि बॉडी मूव कर रहा हो, उसकी सराउंडिंग मुसलसल चेंज हो रही हो। मोशन की तीन टाइप है। एक लीनियर मोशन। लीनियर मोशन पता है, जब बॉडी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही हो, लीनियर मोशन। लीनियर मोशन को हम लोग ट्रांसलेटरी मोशन भी कहते हैं। ठीक है वो। अच्छा, दूसरा वाइब्रेटरी मोशन, ऑक्सिलेटरी मोशन। वाइब्रेटरी या ऑक्सिलेटरी एक ही चीज है। ठीक है। और तीसरा सर्कुलर या रोटेशनल या एंगुलर, एक ही चीज है सब। ठीक। पहला सवाल, ये जो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन है इसका ताल्लुक किससे है? लीनियर मोशन, दूसरी टाइप वाइब्रेटरी या ऑक्सिलेटरी मोशन, या सर्कुलर रोटेशनल मोशन। सर्कुलर मोशन से, एंगुलर मोशन का ताल्लुक इक्वेशंस ऑफ मोशन, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से है। सही कह रही है। देखिए कितने आसान सवाल है, लेकिन मुश्किलें पड़ गए ना। सुनो, इस टाइटल पे गौर करो। बात चीजों का आंसर ना सामने मौजूद होता है। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, मोशन से रिलेटेड न्यूटन्स के लॉ। मोशन से रिलेटेड न्यूटन्स के लॉ। वो ये तो नहीं बोल रहा है कि लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, एंगुलर मोशन। होता तो बोलता ना न्यूटन लॉज ऑफ लीनियर मोशन, न्यूटन लॉज ऑफ सर्कुलर मोशन। कुछ नहीं बोल रहा है। ऐसा क्या मतलब है? सब पे इम्प्लीमेंट होगा, सबके लिए है। ठीक है, मोशन से रिलेटेड लॉ है। ठीक है, चलो ये बात हो गई। न्यूटन्स के तीन लॉज हैं, ये भी मालूम है। ठीक है। न्यूटन से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेटमेंट बहुत आसान सा है, वो मैं रिपीट कर देता हूं। अच्छा, पहले दो वर्ड, एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं इंटरनल, एक एक्सटर्नल फोर्स। इंटरनल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। मैं खुद मूव करूं, मैं अपनी फोर्स इस्तेमाल करूं, तो वो फोर्स कौन सी होगी? इंटरनल। कोई बाहर से फोर्स मुझ पे लगे, वो एक्सटर्नल। ठीक है, सही है। ये व्हाइट बोर्ड कल यहीं था, आज भी यहीं है। और अगर कल आऊं, नेक्स्ट टाइम आऊं और ये बोर्ड यहाँ पे नहीं मिले मुझे, तो इसका क्या मतलब हुआ? कौन सी फोर्स लगी इस पे? एक्सटर्नल। खुद तो जाएगा नहीं ना, एक्सटर्नल। ठीक है, अब गौर से सुनना। इसका मतलब ये हुआ कि इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, देन ऑलवेज बी एट रेस्ट until an external force is not applied। बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में होगी जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना हो। ये एक सिंपल सी मिसाल। एक दूसरी मिसाल, एक बॉल है, मैंने इसको इसे थ्रो किया। बॉल रोल करते हुए जाता है और थोड़ी दूर जाने के बाद रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? बहुत खत्म नहीं होती, बहुत सारी एक्सटर्नल फोर्सेस उस पर एक्ट होती हैं और एक्सटर्नल फोर्सेस उसको रोक लेती हैं। जैसे बॉल जा रही है, तो रूल तो ये है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा। लेकिन ग्रेविटी की फोर्स उसको नीचे खींचती है, वो क्या है? एक्सटर्नल। फ्रिक्शन है, एक्सटर्नल।
वो कहता रुको, फ्रिक्शन कहता रुको, तुम रुको रुको, मूव नहीं करो। एयर का प्रेशर होगा, और भी एक्सटर्नल फोर्सेस हो सकती हैं। अगर इन सबको हम हटा दे, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं हो, तो क्या होगा? बॉडी कभी नहीं रुकेगी। जिस स्पीड से मूव कराया है, लाइफ टाइम यूनिफॉर्म स्पीड से वो मूव करती रहेगी, जैसा कि स्पेस में होता है। स्पेस में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। एक बॉडी जिस स्पीड से एंटर होती है स्पेस में, लाइफ टाइम उसी स्पीड से घूमती रहती है। ठीक है, तो इस मिसाल को ऐसे बोलूंगा कि इफ अ बॉडी इज मूविंग, देन ऑलवेज बी इन यूनिफॉर्म मोशन until an external force is not applied। जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो, एक बॉडी अगर मूव कर रहा है तो वो मूव ही करता रहेगा। अब इन दोनों एग्जाम्पल को मिला लो। व्हेन अ बॉडी इज एट रेस्ट, देन ऑलवेज बी एट रेस्ट। व्हेन अ बॉडी इज इन मोशन, देन ऑलवेज बी इन यूनिफॉर्म मोशन until an external force is not applied। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये न्यूटन का पहला लॉ है। ठीक है, आसान सा है। अच्छा, ये बता दूं कि ये जो दुनिया न्यूटन से लॉज ऑफ मोशन है, मोशन कोई भी परफॉर्म करे, मैं करूं, आप करें, मशीन करे, एनिमल करे, मोशन की कोई टाइप हो, ये सबके लिए है। ठीक, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन ही बोलो। अच्छा, ये जो अभी स्टेटमेंट हमने बोला, ये तो शायद एमसीक्यू ने पे ना पूछे, अगर बहुत आसान पेपर बना तो शायद पूछे। इजी है, उसमें आ जाते हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है। पानी चाहिए? अच्छा जी। हाँ, तो पेपर में ना ये स्टेटमेंट नहीं पूछेंगे कि बहुत आसान होगा तो पूछेंगे, लेकिन आसान में और भी चीजें हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का ऑल्टरनेट नेम क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया। गुड, ठीक है। चलो अगला सवाल, ये लिख देता हूं पहले, ऑल्टरनेट नेम लॉ ऑफ इनर्शिया। दूसरा आसान सवाल, इनर्शिया डिपेंड्स ऑन। गुड, इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास। अच्छा, इनर्शिया का कॉन्सेप्ट पता है ना क्या है? जब किसी बॉडी का स्टेट आप चेंज करने की कोशिश करते हो, जैसे एक बॉडी रेस्ट में है, ये चेयर है, यहाँ पे रखा है, रेस्ट टेबल है, रेस्ट में है, मैं कहता हूँ इसको उठा के बाहर ले जाओ, आप उठाओगे, आपको तकलीफ होगी, परेशानी होगी। ये जो परेशानी हो रही है ना, यही इनर्शिया है। मतलब ये टेबल आपसे बोल रहा है मैं रेस्ट में हूं, मुझे रेस्ट में ही रहने दो, मोशन में मत लाओ। आप बोल रहे हो ना, मैं तो जबरदस्ती लाऊंगा। तो ये बॉडी रिजिस्ट करता है। वो जो रेजिस्ट करता है ना, उसकी वजह से आपको ये परेशानी होती है, लेकिन फिर भी आप इसको लेके चले जाओगे। क्यों लेके चले जाओगे? क्योंकि आपकी इंटरनल फोर्स इसकी इंटरनल फोर्स से ज्यादा थी, तो आप जीत गए। लेकिन इसकी जगह एक बड़ा सा ब्लॉक हो, अब उसको मूव कराओ, अब उसका स्टेट चेंज कराओ, वो बोलेगा भाई मैं रेस्ट में हूं, रेस्ट में रहने दो, मूव मत कराओ। ये इनर्शिया है। आप कोशिश करोगे तब भी आप कामयाबी नहीं। क्यों? अब आपकी इंटरनल फोर्स उसकी इंटरनल फोर्स से कम हो गई है। इनर्शिया मास पे सिर्फ डिपेंड करता है, जितना ज्यादा मास इतना ज्यादा इनर्शिया। यानी याद रखोगे, इनर्शिया और मास एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक, चलो ये बात हो गई न्यूटन का सेकंड लॉ, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। हाँ हाँ, तो तुम्हारे पास लेक्चर तो होगा, सुन के लिखो। ठीक है, इसका यही तो एडवांटेज है। ओके, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अच्छा, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर भी दो चीजें हैं, यानी दो हिस्से हैं। पहला,
पहले एक छोटा सा एग्जांपल दे, अगर किसी बॉडी को मैं इधर धक्का दूं तो ये किधर मूव करेगा, इधर ही करेगा। मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। तो लॉ का पहला हिस्सा ये है कि व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी then acceleration will be produced in its own direction. When force is applied on a body, then acceleration will be produced in its own direction. जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई है एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट, वो एक्सेलरेशन फोर्स के डायरेक्टली और बॉडी के मास के इनवर्स होता है। बड़ा आसान सी बात है, हल्की सी फोर्स लगाएंगे कम हल्का मूव करेगा, ज्यादा फोर्स लगाएंगे तेजी से मूव करेगा, एक्सेलरेशन ज्यादा होगी। मास के इनवर्स, मेरा मास फर्स्ट करो कि 80 केजी है, ठीक है, मेरे बराबर में 200 केजी का भी एक शख्स है, नजर नहीं आ रहा, इनविजिबल है, इमेजिन करो। अब हम दोनों में फोर्स एक जैसी लगाओ तो हम दोनों में तेज मूव कौन करेगा, मैं करूंगा। यानी मास कम है एक्सेलरेशन ज्यादा है, उसका मास ज्यादा है एक्सेलरेशन कम है, दोनों एक दूसरे के क्या हुआ, इनवर्स। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को ऐसे रीड करोगे, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी देन एक्सेलरेशन विल बी प्रोड्यूस्ड इन इट्स ओन डायरेक्शन। पहली लाइन। दूसरी लाइन, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन is directly proportional to the applied force and inversely proportional to the mass of the object. इस स्टेटमेंट को कहते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो अब ये बताओ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का ऑल्टरनेट नेम क्या है? गुड, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का दूसरा नाम क्या है? लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, फिर इन दोनों को कंबाइन करते हो, है ना, तो एफ और एम, हाँ हाँ वो एम तो है लेकिन इस दरमियान में भी एक पॉइंट है, यहाँ लगाते हैं के, और के की वैल्यू कितनी लेते हो? 1। 1 कैसे आया? वो तुम कूलम्स लॉ में आ गए, वो कूलम्स लॉ चार्ज से हो गया, वो इलेक्ट्रिसिटी आ गई। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वो चार्जेस के लिए है, दो चार्जेस के दरमियान जो मीडियम होता है उसका कांस्टेंट है, कूलम कांस्टेंट। ये वाला के की वैल्यू कैसे निकल रही? गौर से सुनना, ये के क्या है, 1 कैसे आता है? ये रेशियो होता है मास ऑफ द बॉडी बिफोर मोशन एंड मास ऑफ द बॉडी आफ्टर मोशन। ये जो कांस्टेंट है ये कांस्टेंट ऑफ मोशंस कहलाता है। ये रेशियो होता है मास बिफोर मोशन एंड मास आफ्टर मोशन, उसके दरमियान का रेशियो। तो जब हम लोग मूव करते हैं तो मोशन से पहले और मोशन के बाद मास हमारे बॉडी का थोड़ी चेंज होता है, नहीं होता ना चेंज। तो पहले और बाद में मास क्या है? बराबर बराबर है, तो m ओवर m कैंसिल होके क्या आ जाएगा? 1। तो ये आ गया 1, ये आ गया 1। ठीक है, तो ये हो गया f ओवर m, तो f बराबर हो गया ma। सही है, ठीक है। चलो अब एक सवाल का जवाब दो, बल्कि बता देता हूं, वो फिर एमसीक्यूज में डिस्कस करेंगे। m a किसके बराबर होता है? वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। इसकी जगह लिखा वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा एम वी एफ माइनस एम वी आई, और नीचे क्या है? टी। मास इंटू वेलोसिटी को क्या कहते हैं? मास इंटू वेलोसिटी इज कॉल्ड, मास इंटू वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। मोमेंटम पी से लिखते हैं। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का ताल्लुक किससे है? बॉडी के मोमेंटम से भी है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का ताल्लुक एक्चुअल में
बॉडी के मोमेंटम से है। अब इधर देखोगे, नहीं एम बी है, सिर्फ एम बी। मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम फाइनल मोमेंटम है, तो इसको क्या बोलोगे, ये पी एफ। मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम, वेलोसिटी फाइनल है तो फाइनल मोमेंटम पी एफ लिखेंगे, माइनस इनिशियल मोमेंटम नीचे टी, इसको पढ़ेंगे चेंज इन मोमेंटम। हाँ बस सिंबल ही लिखते हैं, डेल्टा पी। अब इससे एक एमसीक्यू अक्सर आता है, और ये इजी में नहीं आता, मॉडरेट में आता है। सुनो, हम कहते हैं when a body moves then its rate of change in momentum is called dash. When a body is in motion then the rate of change in momentum is called dash. ये फोर्स की डेफिनेशन है। अच्छा ये आया था, अच्छा हाँ ये अक्सर आता है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। ये फोर्स की दूसरी डेफिनेशन है। फोर्स की पहली डेफिनेशन तो ये है कि फोर्स एक एक्टिंग एजेंट है। फोर्स एक एक्टिंग एजेंट है। एक्टिंग एजेंट का मतलब है कोई भी अमल करने वाली चीज, एक ऐसा एक्टिंग एजेंट जो बॉडी को रेस्ट में रखता है या रेस्ट में लाने की कोशिश करता है, मूव करवाता है या मूव करवाने की कोशिश करता है, उस एक्टिंग एजेंट को कहते हैं फोर्स। ठीक है, ये अक्सर पूछते हैं और इसमें अक्सर बच्चे आगे पीछे हो जाते हैं। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, अब इसी का दूसरा सवाल यहां से, द ऑल्टरनेट वर्ड ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड। चेंज इन मोमेंटम का दूसरा नाम क्या है? यानी सवाल ऐसे पूछते हैं, इधर देखना, इधर देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो डेल्टा पी बराबर हो गया एफ टी। एफ टी हम ऐसे पूछते हैं, व्हेन अ बॉडी इज इन मोशन, जरा गौर से सुनना और फिर जवाब देने की कोशिश करना। व्हेन अ बॉडी इज इन मोशन देन द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इंटरवल इज कॉल्ड। अच्छा हाँ, ये मैंने एक जुमला शुरू में आपको बोला था कि अगर आप पूरे यानी जो सिलेबस फिजिक्स की है, अगर आप एज इट इज सिर्फ लेक्चर्स की बातें भी याद रख लोगे ना तो मैक्सिमम एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे। बस ये है कि ये सारी बातें याद हो, पता हो, मेमोरी में हो। व्हेन अ बॉडी इज इन मोशन देन द प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड टाइम इंटरवल और कंज्यूम टाइम इज कॉल्ड चेंज इन मोमेंटम। लेकिन फर्स्ट करो ये ऑप्शन में ही नहीं है, तब इसका कोई ऑल्टरनेट नाम बता दो। ये फर्स्ट करो ये ऑप्शन में ही नहीं है, अब इसका नाम बता दो। चेंज इन मोमेंटम का दूसरा नाम इंपल्स है। चेंज इन मोमेंटम का दूसरा नाम इंपल्स है। चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी, चेंज इन मोमेंटम जी, इसी को हम इंपल्स बोलते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इंटरवल इज कॉल्ड चेंज मोमेंटम, और यू कैन से इंपल्स, राइट। अच्छा, ऐसे भी एमसीक्यू आ सकता है, यूनिट ऑफ इंपल्स इज, इंपल्स यानी चेंज मोमेंटम। तो चेंज मोमेंटम, मोमेंटम का यूनिट बताओ, किसको याद है? यूनिट ऑफ मोमेंटम एसआई में पहला है केजी मीटर पर सेकेंड, और ये बराबर होता है न्यूटन सेकेंड। ठीक है, दोनों है एसआई में। सीजीएस में ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, डाइन सेकेंड,
CGS में, FPS में स्लग फुट पर सेकेंड, और ये बराबर होता है पाउंड सेकेंड, पाउंड सेकेंड। ठीक, तो ये सब मोमेंटम के यूनिट्स भी हैं और ये सब इंपल्स के यूनिट भी हैं। ये सब मोमेंटम के यूनिट भी हैं और ये सब इंपल्स के यूनिट भी हैं। राइट, चलो गुड हो गया। अब न्यूटन का तीसरा लॉ, हाँ याद तो सबको होगा, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हाँ वो देखो स्टेटमेंट तो ये है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अच्छा लेकिन एक सवाल का जवाब दो, पहला दो, इसमें दो से दो बातें क्लियर करनी है जो एमसीक्यूज में काम आएंगी जब हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। फर्स्ट करो कि मैं तुमको ऐसे मुक्का मारता हूं, इसमें एक्शन किधर रिएक्शन किधर? यानी मैंने मुक्का मारा वो एक्शन, तुम मुक्का मारोगे वो रिएक्शन, ये बोल रहे हो? आंसर इज रॉन्ग। यही चीज पहला पॉइंट समझाना था। एक्शन रिएक्शन एट द सेम इंस्टेंट क्रिएट होता है। मैंने मुक्का मारा, उसी में एक्शन भी होना चाहिए, उसी में रिएक्शन भी होना चाहिए। अब ये नहीं होगा कि एक्शन अभी अप्लाई किया, रिएक्शन 2 दिन के बाद आएगा। एक्शन रिएक्शन एट द सेम इंस्टेंट होगा। अब मैं समझाता हूं ये है क्या। फर्स्ट करो कि हाँ, फर्स्ट करो मैंने ये मुक्का मारा, तो मुक्का मारा तो चोट इसको लगी होगी, बिल्कुल लगी होगी। ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, फील नहीं कर पा रहा है। यही मैं तुमको मारूं तो लगेगी ना, क्योंकि तुम लिविंग ऑब्जेक्ट्स तो फील कर सकते हो। तो इसको जो चोट लगी ना वो एक्शन था। तो ये क्या, फिर इसने मुझ पे भी इतनी फोर्स लगा दी, तो मुझे जो चोट लगी ना वो रिएक्शन था। यानी मैं दीवार पे मारूं तो दीवार को जो चोट लगी वो एक्शन। नॉन लिविंग है इसलिए चिल्ला नहीं रहा है, बोल नहीं रहा, कुछ फील नहीं कर सकता, लेकिन मुझे जो चोट लगेगी वो रिएक्शन। मैंने और जोर से मारा, एक्शन बढ़ा, रिएक्शन भी ज्यादा आ गया, मुझे भी ज्यादा चोट लगेगी। तो पहला पॉइंट तो ये कि एक्शन रिएक्शन एट दी सेम स्पॉट हमेशा होता है। ये बात समझ में आ गई। अब दूसरा सवाल, फर्स्ट करो मैं दीवार को मारता हूं, मुझे ज्यादा चोट लगती है, और जोर से मारा और चोट लगती है, और जोर से मारा और चोट लगती है। क्यों? मैं एक्शन बढ़ाता हूं, वो रिएक्शन बढ़ा देता है। रिएक्शन तो तब बढ़ाता है ना जब उसके पास रिएक्ट करने के लिए फोर्स बहुत है। ऐसा ही है, ठीक है, क्योंकि ये दीवार के पास इंटरनल फोर्स मेरी बॉडी से ज्यादा है, इसलिए मैं एक्शन बढ़ाता हूं, वो रिएक्शन बढ़ा देता है। ठीक है, लेकिन मैं किसी ऐसे बॉडी पर एक्शन अप्लाई कर दूं जिसके पास रिएक्ट करने के लिए फोर्स ही नहीं है, फिर कैसे बराबर होगा? मैं किसी ऐसे बॉडी पर फोर्स लगा दूं, एक्शन अप्लाई कर दूं जिसके पास रिएक्ट करने के लिए फोर्स ही नहीं है, फिर एक्शन रिएक्शन बराबर कैसे होगा? इस पॉइंट को क्लियर कर लो। जब किसी ऐसे बॉडी पर फोर्स लगाते हो, एक्शन अप्लाई करते हो जिसके पास रिएक्ट करने के लिए फोर्स नहीं है, तो वो बॉडी क्या करता है? अपनी शेप चेंज करना शुरू कर देता है। जैसे ही फर्स्ट करो ये है, फर्स्ट करो ये हाथ है, इसके पास रिएक्ट करने के लिए फोर्स नहीं है, ये आया एक्शन, इसके जैसे इसके करीब आएगा ना, ये सेंस कर लेता है कि मेरे पास रिएक्ट करने के लिए इतनी फोर्स, तो ये अपना शेप चेंज करना शुरू करेगा। ये उस वक्त तक शेप, अच्छा शेप चेंज करने से क्या होता है? एक्ट करने वाली फोर्स डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है, और उस वक्त तक ये अपनी शेप चेंज करेगा जब तक इसके पास रिएक्ट करने वाली फोर्स और ये एक्ट करने वाली फोर्स बराबर नहीं हो जाए। क्रिकेट के गेम में देखा होगा, अगर सब देखते हो, ऊपर से बैट्समैन कैच पकड़ रहा है, बॉल आती है,
कभी देखा कि कैच पकड़ ले, हाथ ऐसे रख के पकड़े एक ही जगह पे? नहीं, ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ते हैं। क्यों? अगर एक ही जगह पे रख के पकड़ेंगे ना तो बहुत शिद्दत की चोट लगेगी जी, और क्योंकि शिद्दत की चोट लगेगी तो जाहिर बॉल सही नहीं ग्रिप में आएगा। हम ये करते हैं, ये जैसे करीब आया इसकी शेप चेंज करते हैं, तो एक्ट करने वाली फोर्स खुद ब खुद डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। ये जो एथलेटिक्स को देखा होगा कि वो आइस का ब्लॉक है उसको यूं मार के तोड़ लें, लकड़ी रखी हुई है, मार्बल रखा हुआ है यूं तोड़ लें, इसमें किस चीज की प्रैक्टिस होती है? सिंपल एक रूल होता है, फर्स्ट करो मुझे इसको मार के तोड़ना है, मुकाबला हुआ तोड़ सकता हूँ नहीं तोड़ सकता हूँ, तो पता मैं क्या करूंगा? मैं सबसे पहले इसकी इंटरनल फोर्स कैलकुलेट करूंगा, इसकी इंटरनल फोर्स है कितनी, फर्स्ट करो है 50 न्यूटन अज्यूम। तो बस मैं अब प्रैक्टिस ये करूंगा कि हाथ के जरिए मैं इस पे इतनी फोर्स लगाऊं जो 50 न्यूटन से एक्सीड कर जाए। फर्स्ट करो 60 न्यूटन, अब मुझे पता है इसकी इंटरनल फोर्स 50 न्यूटन की है, ये मैंने लगाया 60 न्यूटन। जैसे इसके करीब आया इसने फील किया कि भाई एक्ट होने वाली फोर्स रिएक्शन से ज्यादा है, तो ये अपनी शेप चेंज करेगा। ये हार्ड बॉडी है ना, तो जैसे ही शेप चेंज करने की कोशिश करेगा ये क्या होगा? टूट जाएगा। ये इस तरह टूट जाता है ये। तो एक्शन रिएक्शन एक दी सेम इंस्टेंट पे होगा, और ये याद रखना है कि जब एक्शन किसी बॉडी पर अप्लाई होगी, रिएक्शन की फोर्स कम है, तो वो बॉडी अपनी शेप को चेंज करके एक्शन की फोर्स को कम करता है ताकि वो बैलेंस हो जाए। क्या करते हैं?